गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई। Water on a clean glass surface tend to spread out, while mercury on the same surface tends to form drops. Put differently, water wets glass, while mercury does not. हाँ, मतलब कि वाटर जो होता है ग्लास में चिपकता है और ग्लास को, कांच को गीला कर देता है। हाँ सर। मगर मरकरी को अगर आप रख दो तो मरकरी एक ही जगह पे आ जाती है, ऐसा क्यों? ठीक ना, पढ़िए। The angle of contact of water glass pair is acute angle. Hence, the water spreads over the surface of glass. The angle of contact for mercury glass pair, the angle of contact is obtuse angle. Hence, the mercury tries to contact and acquire the shape of drops so that the angle of contact become obtuse angle. हाँ, जिससे कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। Hence the mercury tries to contract and acquire to shape the drop so that the angle of contact become obtuse angle। मतलब कुल मिला के यही है कि मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि वाटर और ग्लास के बीच का एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है ना, एडहेसिव। याद आया? तो जहां पे एडहेसिव फोर्स है वहां पे कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, और जहां पर कोहेसिव फोर्स है वहां पे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ज्यादा फोर्स लगता है इसलिए ये चिपक जाता है, इसमें नहीं लगता, वो नहीं चिपकता, सिंपल सी बात है। चलिए अगला लो पढ़िए, व्हाट इज पास्कल। एडहेसिव और कोहेसिव, एडहेसिव मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में। नेक्स्ट पढ़िए, पास्कल्स लॉ। What is Pascal's law? State and prove it. In a closed liquid, the pressure applied at any part is equally transmitted in all the direction and in same amount. हाँ, अगर आप किसी, देखिए पास्कल लॉ अपन ने पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई लिक्विड भरा हुआ है और आप पिस्टन से इसको प्रेशराइज करते हो तो ये जो प्रेशर आपका एक्स्ट्रा प्रेशर जाता है वो हर जगह जाएगा है। अब हमको ये प्रूव करना है। तो ये तो बता दिया कि पास्कल लॉ क्या होता है कि सेम अमाउंट में, सेम ऑल डायरेक्शन में सेम अमाउंट में। देखो ऑल डायरेक्शन, एक चीज रखना, एक तो डायरेक्शन की बात करी गई है और दूसरा सेम अमाउंट की बात की गई है ना। तो चलो भाई देखते हैं। इफ अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम देन द प्रेशर ऑन एवरी पार्ट इज इक्वल। अगर कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, तो मतलब हर पार्ट का प्रेशर क्या होगा, इक्वल। तो कहीं भी रख दो आप उंगली, वहां पे प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है ना। अब चलिए करते हैं डिडक्शन ऑफ पास्कल्स लॉ। बेटा पीछे वाली लाइट बंद करके ये वाली चालू कर लो, डिडक्शन स्विच भी ऑन कर देना लैपटॉप। तो भाई देखते हैं डिडक्शन ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, एक बेटा अपने मन से एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो, पानी के अंदर, पानी का ही सिलेंडर मान लो, समझ गए ना, पानी का सिलेंडर मान लो। क्यों मान लो सर? क्योंकि दो आपको अलग अलग पॉइंट मिले जहां पे आपको प्रेशर निकालना है ना। वही तो करना है, प्रेशर ही तो चाहिए, कोई और शेप नहीं ले सकते। अरे जैसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, कहीं भी मान लो। ये लो भाई, एक सिलेंडर अपन ने मान लिया इमेजिनरी, एक ये और एक ये। ओके बेटा? यस सर। चलिए, तो कंसीडर 2 पॉइंट्स O1 एंड O2 इनसाइड ए लिक्विड। ये O1 पॉइंट है और ये O2 पॉइंट है। नाउ इमेजिन राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द O1 O2 एज एक्सिस। ओके, इट्स एंड फेस विल बी सर्कुलर विद O1 एंड O2 एज ए सेंटर। इसके जो एंड फेस होंगे क्या है, सर्कुलर होंगे, जो कि सिलेंडर माना है तो सर्कुलर ही तो होंगे। हाँ, The liquid inside the cylinder is in equilibrium। हाँ भाई, लिक्विड सही बात है, इक्विलिब्रियम में है। Therefore, the forces exerted by the outside liquid on the inner liquid will be perpendicular to the surface. The liquid inside the cylinder is in equilibrium. Therefore, the force exerted by outside liquid and inside liquid will be perpendicular to the surface. देखो बेटा, यहाँ का लिक्विड रुका हुआ है। हाँ। मतलब जितना फोर्स ऊपर से पड़ रहा है उतना फोर्स कहाँ से पड़ रहा है, नीचे से। तभी तो वो इक्विलिब्रियम मोड में है। हाँ सर, है ना। चलिए, in accordance with the forces acting on the end faces of the cylinder O1 O2 as center will be perpendicular to the them। मतलब सेंटर पे लगने वाले जो फोर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। इन अकॉर्डेंस विद इट द फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड फेस ऑफ द सिलेंडर विद O1 एंड O2 एज सेंटर विल बी परपेंडिकुलर टू देम। ये आगे समझ में आ जाएगा। इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन फेस O1 एट सेंटर इज F1, pressure at O1 equal to F1 upon A1। ठीक है, pressure at O2 is equals to F2 upon O2। therefore ओके, फोर्स इक्विलिब्रियम में है। चलो देखो देखो अगर आप बात करोगे इस फेस पर, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है, yes, इस फेस पर जो लगने वाला फोर्स है यहाँ से, इसको आप मान लो F1। क्या मान लो? F1। तो जो प्रेशर एट O1 निकलेगा अपना P1 इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस फेस की बात हो रही पर्टिकुलरली।
समझ गया ना। एरिया क्या है, ए, एरिया क्या है, ए, एरिया इज द, तो एरिया ए हो गया, तो F1 जो एंड फेस पर लगने वाला फोर्स कितना आ गया, F1, F1 P1 सॉरी, P1। P1 ओके, सिमिलरली F2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड फेस विद O2 एज द सेंटर। P2 ही आ जाएगा। यहाँ पे O2 सेंटर है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना है, F2 है। सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगा। आएगा सेंट्रीपिटल, कौन सी मूवमेंट हो रही है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, जो आपने ऊपर से प्रेशर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, समझ गए ना। आपने जो लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर है ये। तो इधर O2 इक्वल टू F2 है, तो F2 इक्वल टू कितना हो गया, P2 है। अब देखिए ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है कि नहीं। हाँ सर। मतलब ये इस लाइन ऑफ एक्शन में लगेगा और ये इस लाइन ऑफ एक्शन में लगेगा, लगेगा ना। सर अच्छा, अब इतने फोर्स लगने के बाद क्या पार्टिकल की कोई मूवमेंट हो रही है, अगर अंदर पार्टिकल की मूवमेंट होती तो अपन को हिलोरे मार पर दिखाता, मतलब एक अंदर समुद्र डेवलप हो जाता। हाँ, कटोरी के अंदर समुद्र चल रहा होता है ना, बच्चे खेलते उसको, फिर तो बड़ा मजा आता है ना, कटोरी के अंदर ही समुद्र हो जाता। तो मगर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब टोटल फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। मतलब F1 इक्वल टू F2, मतलब P2 इक्वल टू P1 है, आंसर P1 इक्वल टू P2। समझ में आ गया ना। मतलब सर वो जो जिसमें वेसल में भरा हुआ है उसमें नहीं कुछ हो रहा है, हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल है, कुछ नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम है ना। जो आप बोल रहे हैं ना कि उसमें वो नहीं हो रहा, उफान नहीं आ रहा, मतलब डायनेमिक्स नहीं बन रही है, मतलब मोशन नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा, रुका हुआ है, हर जगह कॉलम पानी का रुका हुआ है, समझ गया ना। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, इक्वल है, समझ में आ गया। तो P1 इक्वल टू कितना हो गया, अगर ज्यादा होता तो उफान होता, अगर प्रेशर डिफरेंस होता, मैंने कल बताया था, प्रेशर डिफरेंस में मोशन होती है ना बेटा। हाँ मोशन होती है ना। तो उसमें क्या मोशन होती है, तो मोशन नहीं हो रही, मतलब प्रेशर इक्वल है हर पॉइंट पर, है ना। और अपन ने इसको ऐसे रिलेट कर दिया, F1 इक्वल टू F2, P1 इक्वल टू P2 है, एरिया से एरिया कैंसिल, समझ में आ गया। तो ये अपना हो गया डिडक्शन ऑफ पास्कल्स लॉ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्शन मतलब क्या होता है, प्रूफ करना, मतलब डिराइव करना, टू डेड्यूस, टू डिराइव, समझ गया ना, किसी फॉर्मूले को बनाना, समझ गया ना, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट स्टेटमेंट आता है ना, कि अगर आपके पास इक्वल कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी पार्ट में, एनी पार्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द क्लोथ। बस एक काम करते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट पानी में डालते हो, इसका पानी का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मतलब जो स्ट्रेच रहता है, तो पानी की जो खिंचावपना होता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो तनाव होता है, जो प्रेम होता है इनके बीच का मॉलिक्यूल का, उसको लूज कर देते हैं, समझ गया ना। तो पानी अपनी अपनी छोड़ करके, अपना प्रेम छोड़ करके, वो जो धागों में डर्ट होती है उसमें जाके घुसता है, समझ गया ना। वो क्लींजिंग हाइड्रोफोबिक होता है ना। हाँ ठीक है ना, वो टेल्स वाला पार्ट है, वो उसको नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री का पार्ट है, ये अलग इवेंट है। Soaps and detergent are helpful in cleaning the clothes. Why? पढ़िए आंसर दे। Soaps or detergent reduces the surface tension of water. Therefore, the soap solution can penetrate deep into the pores. हाँ, soap solution can penetrate, क्योंकि लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा तो अंदर घुस पाएगा। लोग इसीलिए गर्म पानी में कपड़े धोते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन से पानी क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, समझ गया ना। उसको डीप पोर्स में अंदर घुस पाता है, वेयर वाटर कैन नॉट नॉर्मली रीच and thus dirt and dust are removed. समझ में आया, क्लियर हुआ। एक बात मैं आपको बता दूं, ठंडे पानी में आपने मच्छर के लार्वे देखे होंगे, ठंडा पानी रख दो कहीं पर छत वत में, देखो मच्छर अंडा देती है, शानदार एकदम, व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर नहीं देखी पानी के ऊपर, रुका हुआ पानी हो, रुके हुए पानी में व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर पड़ जाती है, अपन ऐसे कर देते हैं। हाँ मतलब वो तब तो अंडे आपके खराब हो जाएंगे, है ना, मगर मच्छर अंडे देती है। इवन मैं आपको बता देता हूँ, घर में कभी झाड़ू वाड़ू लग रही हो तो ऊपर देखा होगा डर्ट आकर के बैठ जाती है पानी के ऊपर, समझ गया ना। ये क्यों रुकती है, पानी सरफेस टेंशन की वजह से। हाँ, चींटी जो हुआ करती है ना, ठंडे पानी में तैर जाती है ऊपर, अब उसी पानी को गर्म कर दो, चींटी डूब जाती है, सरफेस टेंशन लूज हो जाएगा, तो चींटी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, समझ गया ना। तो ठंडे पानी में चींटी के ऊपर डाल लो, वो नहीं मरती है अक्सर, गर्म पानी चींटी के ऊपर डाल लो, मर जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है तो नीचे चली जाती है, समझ गया ना, तो सांस न लेने से मर जाती है। ठंडे पानी में कई सारे मतलब चीजें ऊपर तैर के रहते हैं तो बच जाते हैं, मच्छर भी उनमें से ही है, मच्छर के बच्चे जन्म ही होते हैं वहां पे पानी के ऊपर, समझ गए ना, इसलिए पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए कहते हैं। हाँ, डेंगू बनता है उसमें। डन, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पढ़िए नेक्स्ट। व्हाई आर फार्मर प्लाउ द फील्ड आफ्टर रेन। तुरंत बारिश के बाद वो बारिश के बाद अपने फील्ड को प्लाउ क्यों करते हैं, सरफेस टेंशन नहीं, कोई कैपिलरी का वो है, पढ़ो वेंदा।
When the fields are plowed, the capillaries of earth broken, and the underground water remains there, which is used by the plants. हाँ देखो क्या होता है कि बारिश के बाद, हाँ, when the fields are ploughed, the capillaries of earth are broken, and under the ground water remains, है ना, and the underground water remains there, which is used by the plants. ये मिट्टी का ढेला जो हुआ करता है, बारिश में मिट्टी के ढेले में पानी जाता है, Yes, sir. बोलो हाँ, तो छोटी छोटी कैपिलरी बन जाती है बेटा, है ना, कैपिलरी मतलब जैसे दिया की बाती होती है ना, हाँ. वो भी कैपिलरी का काम करती है, उसमें तेल भरा होता है, देखिए हो गया, अगर ना भी जलाओ तो उसको डिप कर दो तो उसमें तेल भरा रहता है, अगर उसको जोर से दबाओ तो हाथ में तेल छिप जाता है, तो वो वही इसमें भी होता है, मिट्टी की सुराख सुराख होती है जिनमें पानी भरा होता है, समझ गया ना। अब अगर आप ऊपर बीज डालोगे तो पानी तो इसमें भरा हुआ है, हाँ. तो खेत में जब इसको कर देते हैं अपन, फार्मर प्लाउ कर देते हैं, प्लू कर देते हैं इसको, ये पूरी कैपिलरी फूट जाती है और पानी यूनिफॉर्मली क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, Yes, sir. जो कि फसल के काम में आता है। समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अगला पढ़िए। कैपिलरी पानी भरा रहता है तो अपन प्लांट्स लगा उस मिट्टी में तो पानी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. हाँ, वो जो एक्चुअली पानी आप लिमिटेड एरिया में था ना और लंबाई में था पानी, बट आपको प्लांट लगाने के लिए पानी तो सरफेस पे चाहिए ना, हाँ. एवरीवेयर छोड़ चाहिए देंगे ना, तो छोड़ देंगे। जैसे ही तुम जाओगे कैपिलरीज बन, जो छोटी छोटी नलियां होती हैं वो अपने आप फूट जाएंगी, जब वो चलेगा हल, हाँ. हल जब चलता है तो फूट जाएंगी। हाँ. नेक्स्ट पढ़ो। कैपिलरी, Capillary tube is dipped in water inside a satellite, then what will happen? चलो अगर आप एक कैपिलरी को पानी में डुबा रहे हो तो क्या होगा, सैटेलाइट में, हाँ, सैटेलाइट में ग्रेविटी कितनी होती है, इफेक्टिव जीरो, समझ गया ना। तो सैटेलाइट में आप एक कैपिलरी ट्यूब को जो है पानी डुबा रहे हो, कैपिलरी ट्यूब मतलब कि दोनों तरफ से ओपन होती है, बिल्कुल पतली सी ट्यूब, समझ गए ना, इसी को कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो अगर आप इसको डुबा रहे हो, डिप्ड इन वाटर इनसाइड एन कैपिलरी, देन व्हाट विल हैपन, आंसर, इन ए सैटेलाइट देयर इज स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, सही बात है, G इक्वल टू 0 बाय द फार्मूला। बेटा कैपिलरी में सरफेस टेंशन जो हुआ होता है वो होता है RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा, समझ गए ना, ये फार्मूला नोट कर लो, अभी आएगा तो प्रूफ करा देंगे। जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा, तो RH को अलग कर लिया, तो RH इक्वल टू हो गया कितना, 2T cos थीटा अपॉन रो जी, हो गया। तो R को भी नीचे ले आओ, H निकालना है अपन को, समझ गया ना, H निकालना है अपन को, H निकालना है तो R को भी नीचे ले आओ, तो यहाँ से R मिटा करके H बन जाएगा इक्वल टू कितना, 2T cos थीटा अपॉन R रो जी, समझ गए, क्लियर है। मतलब कितनी हाइट तक पानी जाएगा बेटा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं कैपिलरी राइज, क्या बोलते हैं, कैपिलरी राइज, पानी कितना ऊपर तक जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए आंसर, जी की वैल्यू 0 पुट करिए, आंसर कितना, इंफिनिटी, टॉप हाईएस्ट पॉइंट तक पानी छुएगा, जितना कैपिलरी का ऊपर है ना, हाईएस्ट पॉइंट तक पानी छुएगा, मतलब ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक। अब अपनी जिंदगी में आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक डब्बा लेना, डब्बे में पानी भरना, और एक दोनों तरफ से खुली हुई पतली सी वो ट्यूब आती है ना, वो देखा होगा लैब में, पिपेट होता है, पिपेट, ब्यूरेट पिपेट होता है, खींचने वाला, हाँ। तो पिपेट एक्चुअली थोड़ा पतला हुआ करता है, और पिपेट का जो सिरा होता है वो ऐसा हुआ करता है, ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है, कैपिलरी नहीं है। कैपिलरी के लिए एकदम यूनिफॉर्म लेंथ की एक ट्यूब, बिल्कुल पतली छड़ी जैसी, और आप इसको डाल देना इसमें, क्या महसूस करोगे, पानी कहां तक आएगा, जहां तक इसका लेवल होगा वहीं तक आएगा। मान लो पानी यहां तक भरा है तो यहां तक आएगा, समझ गए, वहीं तक आएगा, ठीक है ना। अगर पानी की मैं बात करता हूं तो सही है, मरकरी में डालोगे तो पूरा ऊपर नहीं आएगा, नीचे जाएगा, समझ गए ना। हाँ, और अगर इसी को स्पेस में ले जाओगे, ये पानी पूरा भाग करके इवन बाहर से बहना शुरू हो जाएगा, समझ गए ना, पूरा ऊपर सरफेस से बाहर तक, हाँ बिल्कुल ऊपर तक। भले मैं कहता हूँ इसमें यहाँ भरा हुआ है इतना तक, पूरा इधर पानी समेट करके ऊपर तक चला जाएगा, समझ गए ना। हाइट इक्वल टू कितनी हो गई, इन्फिनिटी, पर सो वाटर will rise to the full height of capillary and the level of water will be plain. The water will not fall out of the capillary. हाँ, स्पेस में यहाँ तक आके फ्लैट हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, क्लियर हुआ ना, बिल्कुल अप टू द रिम पहुंच जाएगा, एकदम टॉप तक, समझ गए। सो
क्या हो गया? सो द वाटर विल राइज फुल हाइट ऑफ द कैपिलरी एंड द लेवल ऑफ द वाटर विल बी प्लेन। जो लेवल होगा वाटर का, जो ऊपर वो उसका वो बनेगा, मेनिस्कस बनेगा, बिल्कुल फ्लैट बनेगा एकदम। समझ गए? द वाटर विल नॉट फॉल आउट ऑफ द कैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ ये आ सकता है एग्जाम में यार, क्योंकि इजी क्वेश्चन टीचर को पसंद आता है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, हाउ दे इन्फ्लुएंस द सरफेस टेंशन? कौन से चीजें प्रभावित करती हैं और कैसे प्रभावित करती हैं? पढ़िए आंसर। पहला, The factors affecting surface tension are substance dissolved in the liquid. The substance which are highly soluble in liquid increase the surface tension, which are insoluble substance decrease surface tension. हाँ भैया देखो, जो चीजें सोल्यूबल होती हैं वो सरफेस टेंशन को रिमूव कम कर देती हैं। द सरफेस विच आर हाईली सोल्यूबल होती हैं वो इंक्रीज कर देती है सरफेस टेंशन को। जैसे आप नमक डाल दो, क्या डाल दो? नमक सोल्यूबल होता है पानी में। हाँ, आप नमक डाल करके कपड़ा धोने की कोशिश कीजिए, कपड़ा बिल्कुल नहीं धुलेगा। हाँ, सरफेस टेंशन बड़ा गजब हो जाता है नमक डालने में पानी का। पानी बहुत मजबूत हो जाता है। समझ में आया ना? क्योंकि वो सोल्यूबल है। क्या है वो? सोल्यूबल है। अगर आप इनसोल्यूबल चीजों को डाल रहे हो तो सरफेस टेंशन जो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट, कंटेमिनेशन ऑफ द सरफेस, कंटेमिनेशन ऑफ द सरफेस, डस्ट पार्टिकल, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा डिक्रीज द सरफेस टेंशन फ्लूइड। आपके पास पानी है, समझ गए ना? आप इसमें गंदगी डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? गंदगी डाल रहे हो, समझ गए ना? हाँ, डस्ट डाल दी, ग्रीस डाल दी, तो क्या होगा? सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो। Temperature of liquid. Generally, on increasing the temperature, the surface tension decreases. According to the formula, T equals to T naught 1 minus alpha into T. हाँ, T मतलब कि सरफेस टेंशन कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे निकालना है। T नॉट मतलब सरफेस टेंशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सरफेस टेंशन। ये इस फॉर्मूले से T इज इक्वल्स टू T नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा T। इस फॉर्मूले से आपका सरफेस टेंशन वेरी होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है भाई। इन स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म द रूफ ऑफ द हाउसेस फ्लाई अवे। भाई कल मैंने बताया था कि बेटा ये प्रेशर हाई हो जाता है, नीचे का प्रेशर हाई होता है, ऊपर का प्रेशर लो हो जाता है। समझ गया ना? बर्नौलीज थ्योरम से ऊपर का प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। सर काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑन द सरफेस वाली है। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल मतलब कुछ हाइट वाली। पोटेंशियल नहीं, प्रेशर एनर्जी यहाँ पे नहीं, अगर पोटेंशियल के बाद हाँ, तो हाइट मतलब ग्रेविटेशन के लिए हाइट वाली, स्प्रिंग के लिए खिंचाव वाली, वो अलग अलग होती है ना। समझ गया? हाँ, पढ़िए आंसर। एट द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म्स द एयर अबव द रूफ मूव्स विद हाई वेलोसिटी, creating low pressure above the roof. Hence, P2 becomes greater than P1 due to pressure difference. P2 minus P1, a large upthrust acts on the roof and therefore it flies. Clear? इसलिए क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए धीरे धीरे हम लोग अच्छे तरीके से आ रहे हैं इस पे हाइड्रोडायनेमिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक्स से बाहर निकल के हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक ना? कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं कि आगे पीछे भी दिए हुए हैं। चलिए, हाँ, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक टर्बुलेंट फ्लो और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो। समझ गया ना? तो टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है कि अगर तुम ये स्ट्रीमलाइन इस तरफ है और इस तरफ क्या है? टर्बुलेंट। अगर इस वेलोसिटी को तुमने पार कर लिया तो तुम टर्बुलेंट में पहुंच जाओगे, और इस वेलोसिटी के पीछे रहोगे तो क्या रहोगे? स्ट्रीमलाइन। समझ गया ना? तो ये जो लक्ष्मण रेखा वाली वेलोसिटी है इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ गया ना? तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाया, मतलब हाथ लगा दिया तो और ज्यादा नहीं, वहीं से वॉल्व से ओपन कर दिया है ना, तो वाटर रश करके आएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी। पढ़िए द मैक्सिमम, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। What is critical velocity? What is the relationship between Reynolds नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर के साथ इसकी क्या रिलेशनशिप है? बेटा ये याद करना पड़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है ना। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है K होता है, इसको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अभी। चलिए पढ़िए द maximum velocity of a fluid if the flow is streamlined is called critical velocity. If the critical velocity is Vc, coefficient of viscosity is n. Eta. Define the density of liquid is rho, and the diameter of a tube is d. Then
क्रिटिकल वेलोसिटी vc is equals to k neta upon rho d। समझ गए ना? याद कर लीजिए ये फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, k neta upon rho into d। ठीक है ना? यहाँ पे k क्या है बेटा? k कहलाता है एक नंबर, k जो कहलाता है वो रेनॉल्ड्स नंबर है। k क्या कहलाता है? रेनॉल्ड्स नंबर। ये एक नंबर है जो बताता है कि कब तक कोई वेलोसिटी जो होगी वो मतलब स्ट्रीमलाइन बनेगा फ्लो, कब कब आपका वो फ्लो जो होगा टर्बुलेंट हो जाएगा, ये नंबर वो बताएगा। अभी आगे थोड़ा सा आएगा, के नंबर है, नंबर तो डायमेंशन है बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़िए क्वेश्चन। Differentiate between streamlined flow and turbulent flow of liquids. Differentiate between streamlined flow and turbulent flow. ठीक, फर्स्ट In streamlined flow, in this flow, each particle flows the path of its preceding particle passing through a given point. बताया था मैंने कि हर अगला पार्टिकल पिछले वाले पार्टिकल को, मतलब पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़िए सर। In this flow, the particle do not follow the path and the velocity of preceding particle. हाँ, इसमें जो पाथ को और वेलोसिटी को प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो नहीं करता। In this flow, the particle do not follow the path and velocity of the preceding particle. पढ़िए, the velocity is less than critical velocity. हाँ, अभी पढ़ा अपने इसमें स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, the velocity of the flow is greater than the critical velocity। ठीक ना? पढ़िए नेक्स्ट थर्ड। The path of flow may be straight line or curve. हाँ, बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व। अब कर्व का मतलब कैसा? सटक आपका ऐसा है ना, तो ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है, ये कर्व ही तो है। हाँ, वो trajectory motion. हाँ, प्रोजेक्टाइल में। ठीक है ना? नेक्स्ट, द पाथ इज इरेगुलर एंड जिगजैग। इसके जो पाथ होते हैं वो खबड़ खबड़ उल्टे पुल्टे तरीके से, सब कुछ है ना, उल्टे तरीके के पार्टिकल्स में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIMP। इससे एक्चुअली विस्कोसिटी डिफाइन होती है, इसलिए आ जाता है, समझ गए ना? इजी है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट इट्स डायरेक्शन फॉर्मूला। देखो बेटा, मान लो आपने शहद की एक लेयर ले ली, इसको इस तरीके से, ये शहद की नीचे वाली लेयर थी, बोलो ये सामने। Yes, sir. और शहद की नीचे वाली लेयर के ऊपर आपने शहद की एक और लेयर आपने फैला दी, गिरा दी, बोलो हाँ सर, ये दूसरी लेयर है। ऐसे ही कुछ गिरता है शहद, तो आपने देखा होगा शहद की जो एक लेयर होती है ना, ये इसके लेयर के ऊपर ये भी बेचारी भाग रही होती है, और ये उसको रिलेटिवली ये थोड़ा तेजी से भागती है, हमको समझ में आता है ये भी भाग रही है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भाग रही है, समझ गया? क्लियर हुआ? अब इन दोनों के बीच में, अभी जब ये एक इसके ऊपर भागती है ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपन विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। मतलब ये लेयर जो है इसके ऊपर भागना तो चाहती है, मगर ये लेयर जो है इसको भागने से रोकती है, एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स कि तुम मत भागो। और उस चक्कर में क्या होता है, जो तीसरी लेयर आपकी निकलती है ना, वो उसके ऊपर जाती है ना, तो ये स्लो देखे हुए एक लेयर स्ट्रक्चर सा बनता जाता है ना। तो ये हो गया, तो स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हमको इस फोर्स के बारे में बताना है कि ये फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्रिक्शन फोर्स F बिटवीन द टू लेयर, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। मतलब बेटा जितना बड़ा एरिया होगा ये फोर्स उतना ज्यादा होगा। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? अगर दो लेयर के बीच का मतलब दो लेयर, कोई दो गैप है, उनके दो गैप के बीच के वेलोसिटी का फर्क जितना ज्यादा है वो फोर्स उतना जोर का लगेगा। मतलब लेयर दूरी के रिस्पेक्ट में जितना जोर से भाग रही है वो उतना ही ज्यादा फोर्स खाएगी। जो लेयर जितनी तेजी चलेगी एक गिवन फिक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब तुम सरल शब्दों में ये समझ लो कि जो लेयर शुरू में जितना तेज भागना शुरू होगी ना, वो उतनी जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा ही लगेगा। जो ज्यादा उछल रही थी उसी को ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यानी F प्रोपोर्शनल टू dV/dx। dV/dx को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या समझो इसको फीलिंग लाओ। dV/dx का मतलब क्या है यार? dV/dx का मतलब डेल्टा V/डेल्टा x। बोलो हाँ। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन लेंथ।
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन लेंथ। अब मान लो ये 2 पॉइंट है, बोलो हाँ सर। इन दोनों के बीच की दूरी है मान लो 2 सेंटीमीटर, बोलो यस। सर अब मान लो कि एक लेयर है जहां पे पहली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी जो थी यहाँ पे जब गिरा था लिक्विड, तो मान लो इसकी वेलोसिटी थी 20, समझ गया ना, 20 से इसकी वेलोसिटी हो गई 10, क्लियर। और वही एक दूसरी जगह पे 20 से वेलोसिटी हो गई 5। बताओ मुझे ज्यादा वेलोसिटी में चेंज कहां पे आया, 20 से 10 होने में या 20 से 5 होने में? 5 होने में। 20 से 5 होने में, मतलब ये बहुत जल्दी से स्पीड खो दी अपने, मतलब डी एक्सेलरेशन फास्ट है। तो डी एक्सेलरेशन फास्ट है तो यार तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी तो ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ सर। बोलो हो रहा चेंज नहीं है भाई? इसमें कितने का चेंज है? 15 का चेंज है। इसमें कितने का चेंज है? 10 का चेंज है। तो ज्यादा फोर्स किस में लग रहा है समझ में आ रहा है? 15 वाले में कि 10 वाले में? 15 वाले। बस यही तो कह रहा है ये चीज, फोर्स प्रोपोर्शनल टू dv by dx। तो F इक्वल प्रोपोर्शनल टू a dv by dx। प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट आता है नीचा, माइनस साइन क्या आता है? माइनस साइन बताता है कि फोर्स जो लगता है वो किस नेचर का होता है? अपोजिट, नेगेटिव, मतलब अपोजिट नेचर का। पढ़िए ये नीचा। When eta is a constant called coefficient of viscosity, negative sign shows that the viscous force acts in the opposite direction of flow. If A equals to 1, then dv by dx equals to 1, then F equals to minus हाँ, ये डिफाइन करने के लिए है नीचा। ओके, अगर आप इस फॉर्मूले में A को 1 ले लो, dv by dx को 1 ले लो, तो नीचा किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स के इक्वल। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स की उस वैल्यू पे इक्वल है जो 1 मीटर स्क्वायर की लेयर में तब लगता है, 1 मीटर स्क्वायर की लेयर में तब लगता है जब दो लेयर के बीच का वेलोसिटी ग्रेडियंट कितनी हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes sir. 1 मीटर पर सेकंड Square. पढ़िए 10 कोफिशिएंट ऑफ Thus, the विस्कोसिटी। coefficient of viscosity of a liquid is the tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two layers of unit area separated by unit. सही बात है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना, दो लेयर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? यूनिट है, यानी 1 मीटर। समझ गया ना? उनके बीच में अगर आपको वेलोसिटी को, अगर उनके बीच की लेयर की वेलोसिटी को एक के ऊपर दूसरी जो है उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप कितना मेंटेन रखते हो? मेंटेन है यूनिट वेलोसिटी, उसको 1 रखते हो, तो उस समय जो फोर्स लगेगा लेयर्स के बीच में वो होगा 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उस फोर्स की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की इक्वल है, ठीक ना? एक बार फिर से देखो इस लाइन को पढ़ लो, देखो बेटा क्या किया, a की वैल्यू 1 रख दी, dv by dx की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी, तो f किसके इक्वल आ गया? माइनस नीचा थी, ठीक है? तो ये डिफाइन हो गया, नीचा इज इक्वल टू क्या? माइनस f। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच में लगने वाले उस फोर्स के इक्वल होता है। तो कैसा फोर्स? नेगेटिव फोर्स, अपोजिट फोर्स, सपोर्ट में नहीं है ना? Thus, coefficient of viscosity of a liquid is the tangential force required to maintain a unit velocity gradient. क्यों? क्योंकि dv by dx क्या लिया? 1। So unit velocity gradient between two layers of unit area, between two layers of unit area, separated by a unit distance, ठीक ना? Now NKS unit इस नीचे की क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड पर, हाँ भाई, NKS unit equals to न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। युवराज, न्यूटन सेकेंड मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? अब इसको कैसे निकाला गया ये भी बहुत इजी है भाई, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, देखो नीचे चाहिए आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या अपने पास? न्यूटन, एफ की जगह आ जाएगा क्या? न्यूटन। इधर है मीटर स्क्वायर, अपॉन में चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर? और ऊपर जाएगा तो dx क्या बनेगा ऊपर जाके? मीटर, dx मतलब चेंज इन लेंथ मीटर, और dv क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ गया ना? तो डायमेंशन फार्मूला ml की पावर -1 t की पावर -1, कोई दिक्कत? बन जाएगा जी, बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी। ये आता है, मतलब बर्नौलीज थ्योरम के बाद अगर दूसरा क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता तो ये, समझ गए ना? सेकंड रैंकिंग में सबसे ज्यादा 100% में आपका वो बर्नौलीज थ्योरम, दूसरे नंबर पे ये टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? चलिए टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ो बेटा क्वेश्चन। What is terminal velocity? Calculate the terminal velocity of a sphere falling through a viscous liquid. एक विस्कस लिक्विड में एक स्फीयर फॉल हो रहा है, मतलब मान के चलो कि आपने ब्रीज में, देखो नहीं लिक्विड इतना बड़ा खतरनाक वो मत लो, पानी ले लो, पानी भी तो विस्कस लिक्विड है।
और ऊपर से इसमें क्या एक आपने बॉल डाल दी, क्या डाल दिया आपने ऊपर से बॉल, समझ। अब जैसे पानी में आप बॉल डालते हो, तो जैसे पानी में बॉल आती है, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ क्या लगता है बेटा, mg, बोलो हाँ, mg। जैसे पानी में बॉल डिप करती है तो mg लगना शुरू हो जाता है। अब ये बॉल काफी ऊपर से आई है तो इसके पास वेलोसिटी भी तो है, मतलब बॉल यहीं तो लेदर की बॉल फ्लोट करती है पानी में। हाँ, लेदर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास बॉल डाल दी आपने, ठीक है ना, और ये बॉल कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब मोशन भी इन्वॉल्व है इसमें। अब जैसे ही बॉल पानी में जाएगी सबसे पहले इस पर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, बाउंसी फोर्स, समझ गए ना, जो उसके हटाए गए वेट के इक्वल होता है, 9%। अब mg के अलावा, थ्रस्ट के अलावा बेटा इसमें एक फोर्स ऊपर की ओर, क्योंकि ये नीचे आ रहा ना, चीरते हुए, लिक्विड को चीरते हुए, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, विस्कस ड्रैग फोर्स, ये भी तो लगेगा ही नहीं लगेगा भाई, कोई चीज उसको चीरते हुए आ रही तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, लगेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन आती है एक समय कि ऊपर वाला फोर्स दोनों जुड़ करके नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये और ये जुड़ करके, यानी कि विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट के इक्वल हो जाएंगे। जब दो फोर्स दोनों इक्वल हो गए ऊपर नीचे के, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन कितना, जीरो, क्योंकि भैया नेट फोर्स होता है m इंटू ए इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, नहीं है सर, दोनों फोर्स ऊपर नीचे के बराबर, तो नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, कट जाएंगे, हाँ एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस समय जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं